छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह यादव अपने जुझारू व्यक्तित्व से पहचाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव पोस्ट हिलौली गांव बचुआ खेड़ा के रहने वाले गुरु प्रसाद यादव श्रीमती सत्यवती यादव के घर 16 फरवरी सन 1981 को सुनील सिंह यादव का जन्म हुआ। मौरामा के KNPN इंटर कॉलेज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही क्रांतिकारी भगत सिंह से प्रेरित रहे। देश सेवा के लिए फौजी बनने का सपना देखा करते थे ये। इसी दौरान समाजवाद से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी से जुड़े। आगे की शिक्षा के लिए लखनऊ आए और KKV डिग्री कॉलेज से विधिवत छात्र राजनीति की शुरुआत की। साल 1999 के छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष बने। इसी दौरान इनका नाम सुनील सिंह साजन पड़ा और स्नातक की डिग्री हासिल की। शिक्षा जारी रखते हुए KKC महाविद्यालय से साल 2005 में छात्र संघ अध्यक्ष बने। साल 2006 में समाजवादी छात्र सभा के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने और छात्रों के लिए कई आंदोलन किए। साल 2009 में आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठियां भी खाईं, जिससे इनको गंभीर चोटें भी आईं और कई बार जेल गए। छात्रों के प्रति समर्पण को देखते हुए साल 2011 में समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कानपुर विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। साल 2013 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में युवाओं को साथ लेकर दिल्ली से लखनऊ तक साइकिल यात्रा की। साल 2015 में किन्हीं कारणों से पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसका विरोध मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। कुछ समय बाद पार्टी में वापस आए। इसी दौरान नेपाल में भूकंप आने पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राहत कार्य के लिए इनके नेतृत्व में एक दल भेजा गया, जहां इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपाल के अनुभव से प्रभावित होकर 7 दिन 27 रातें नामक किताब लिखी इन्होंने। 2016 में इनको MLC का टिकट मिला। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए। एक बार फिर कई नेताओं के साथ इनको दोबारा पार्टी से निकाल दिया गया। चुनाव आयोग द्वारा अखिलेश यादव को पार्टी और पार्टी सिंबल साइकिल दिए जाने पर एक बार फिर से इनकी वापसी हुई। अखिलेश यादव के युवा ब्रिगेड के प्रमुख सेनापति और राजनीति के क्षेत्र में व्यापक दृष्टि रखने वाले शख्सियत सुनील सिंह यादव से आइए करते हैं एक मुलाकात। सुनील जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। सुनील जी, आपको पहले फौजी बनने का शौक था, छात्र नेता भी रहे हैं और अब राष्ट्रीय राजनीति में आ गए हैं और प्रदेश में एक तरह से आप अखिलेश जी जो मुख्यमंत्री हैं और उसकी बड़ी कोर टीम में हैं। तो कैसा अंतर पाते हैं फौजी बनने के समय को, फिर आप एक छात्र नेता बने, फिर आप एक राष्ट्रीय राजनीति में हैं? नहीं, ये बचपन में तो ये शौक भी था और सपना भी था कि फौज में जाएं। लेकिन जब मैं हाई स्कूल पास हुआ और फौज की भर्ती देखने गया तब हाइट नहीं थी, और जब इंटर में हाइट हुई तो सपना बदल गया था। मुझे लगा कि राजनीति में रह करके भी फौजी जैसा ही काम कर सकते हैं। अगर यहाँ ईमानदारी से काम किया जाए तो देश के लिए और समाज के लिए मुझे लगता है कि उससे कम काम नहीं है और उससे कम जुनून नहीं है। तो इसलिए हम अभी भी अपने आप को देश के लिए तो फौजी मानते हैं, समाज के लिए फौजी मानते हैं, पार्टी के लिए भी फौजी मानते हैं। समाजवादी पार्टी के जब युवा राजनीति आप देख रहे थे, बहुत मुकदमे हुए आपके ऊपर, लाठियां भी बहुत पड़ी। छात्र राजनीति में भी यही हाल था? कैसे क्या है बताते, बहुत मुकदमे हुए आपके ऊपर। छात्र राजनीति हम लोगों ने 98 में शुरू की। 98 में ही समाजवादी पार्टी में मैं सक्रिय रूप से आया, क्योंकि इंटर करने के बाद जब मैं लखनऊ आया तो 98 से शुरू की। 99 में मुझे पहली बार मौका मिल गया KKV डिग्री कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट होने का। पहला चुनाव लड़ा और जीत गया। उसके बाद हम लोग पार्टी में सक्रिय हो गए, छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए। उन आंदोलनों में भी लगे रहे कि छात्र संघ के चुनाव हो। लेकिन जब 2003 में
आदरणीय नेताजी की सरकार बनी, समाजवादी सरकार बनी, तो 3 में छात्रसंघ बहाल हुए। तो 2003 वाले चुनाव में तो टिकट कट गया, लेकिन 2004 में मैं केकेसी का छात्रसंघ अध्यक्ष हुआ। अखिलेश जी के संपर्क में कैसे आए? सुनते हैं लोग, कुछ कहते हैं, कुछ तैयारी में भी आते हैं। नहीं, हम लोग कुछ नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी 2000 का चुनाव जब बाई इलेक्शन कन्नौज लड़ने आए, हम लोगों की भी ड्यूटी लगी, हम लोग भी गए, क्योंकि छात्रसंघ वाइस प्रेसिडेंट में हो गया था कॉलेज का, और चुनाव लड़ने में हम लोगों का सौभाग्य था कि उनसे जुड़ने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला, और अभी भी उनके साथ काम किया जा रहा है। मतलब फौजी बनने की इच्छा हुई यहाँ पूरी हो गई आपकी लगभग? मुझे लगता है कि मैं आज भी 24 घंटे फौजी की तरह ही रहता हूँ, और वही जुनून है, वही सपने हैं कि कुछ देश के लिए, समाज के लिए, जो लोग पिछड़ गए हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उनके लिए हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कैसे उनके लिए काम करते रह सकते हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति तो अखिलेश जी को कहा जाता कि अच्छे इंसान हैं, ऐसे राजनेता आपको कैसे लगते हैं? 4.5 साल का वही फेस देखा होगा आपने 4 साल का, कि जब लोग उनको कहते थे कि कई मुख्यमंत्री वाले मुख्यमंत्री हैं। अब जो बदलाव है, आप कैसे लेते हैं उनको? एज ए नेता के तौर पे आप बहुत करीबी हैं। मैं राजनीति में सुनता आता हूँ कि वो नेता बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति अच्छे नहीं, वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, नेता अच्छे नहीं। लेकिन मेरा अपना मानना, जो भी आपने स्वीकार किया, कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है तो वही सबसे बहुत अच्छा नेता हो सकता है, वही जिस भी फील्ड में रहेगा वो अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है कि जितने अच्छे व्यक्ति हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उतने ही अच्छे नेता हैं। अखिलेश जी के आप 4.5 साल कार्यकाल को लेते कैसे हैं? डेवलपमेंट क्या है, क्राइम? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में लोग कभी भी डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ने नहीं आए, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। मुझे लगता है पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बना है। माहौल भी इसलिए बना है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में वो काम किए जो समाजवादियों का सपना था, पुराने समाजवादियों का सपना था, नेताजी का अधूरा सपना था, और जो मैनिफेस्टो में लिखा गया, जो समाजवादियों ने भाषण किए, जो वादा किया, वो सब कुछ वादा पूरा करने के बाद भी मुझे लगता है कि एक नए सपने की तरह, नए उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम 4.5 साल में, 5 साल में किया। जहां पत्थर की बात होती थी, जहां किसी की चंदे के नाम पर इंजीनियर की हत्या की बहस होती थी, जहां मंदिर की बहस होती थी, जहां धर्म की बहस होती थी, आज वो सारी बहस खत्म कर वो विकास कैसे हो, नौजवान कैसे आगे बढ़े, गांव कैसे संपन्न हो, गरीब को कैसे सुविधा मिले, किसान को कैसे सुविधा मिले, लोग जाति धर्म पर बात न करें, डेवलपमेंट पर बात करें, प्रदेश कैसे तरक्की करे, देश कैसे तरक्की करे, इस पर बहस है। तो लेकिन बीएसपी और भाजपा तो कहती है कि जो शिलान्यास किए हैं बड़े जल्दीबाजी में किए हैं, अपराध का रेट बहुत बढ़ा हुआ है, मायावती के समय पर अपराध बहुत कम होते थे। तो ये इसको कैसे मानते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, मैं क्योंकि आपके चैनल पर हूं, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मायावती जी के सरकार में एक सख्त निर्देश थे थानों पर कि आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्ड तो थानों के रजिस्टर से ही निकाले जा सकते हैं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने बिल्कुल उसका उल्टा किया, ऑनलाइन किया थानों को अच्छी गाड़ी दी, और उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन भी FIR कर सकते हैं। अपराध घटे हैं, आज सड़कों पर डायल 100 आपको दिख जाती हैं, गांव में डायल 100 घूम रही है। तो वो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं तो कहता हूं कि अच्छी बात करते हैं, कभी धर्म की बात करने लगते हैं, कभी जाति की बात करने लगते हैं, कभी लव जिहाद पे बात करने लगते हैं, कभी घर वापसी पे बात करने लगते हैं, कभी दंगों पर बात करने लगते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा था हम किसान के लिए काम करेंगे, कभी नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा हम नौजवानों के लिए रोजगार देंगे, आज तक नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में 73 सांसद जीत के गए, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी भी जीत के गए उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश को 2.5 साल में ऐसा कुछ नहीं दिया जो उत्तर प्रदेश के लोग कह सकें कि देश की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया है। आज हम जो भी उपलब्धियां गिना रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। हम लोगों को खुशी होती कि 73 सांसद जिस जनता ने दिया है, उसके बदले में देश की सरकार भी उत्तर प्रदेश को कुछ दे देती। सुनील जी से बात जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है इस वक्त गठबंधन की। तो अचानक से गठबंधन की बात चलते चलते
आपकी पार्टी द्वारा 200 के लगभग सीटें डिक्लेयर कर दी गई, जिसमें कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं की टिकट भी हैं। तो क्या लगता है गठबंधन को अब खत्म माना जाए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब गठबंधन की चर्चा दूसरी तरफ से नहीं थी, तब भी उन्होंने एक चीज कहा कि हम समाजवादियों ने इतना काम किया है कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में अकेले दम पर आएगी, लेकिन हम चाहते हैं जितने सेकुलर लोग हैं जो समाजवाद की बात करते हैं या सोशलिज्म पे जो लोग आस्था जताते हैं, जिनकी पार्टी सोशलिज्म को लेकर के बात करती है और काम कर रही है, वो अगर सब लोग मिल करके चुनाव लड़ें तो हम लोग सांप्रदायिक ताकतों को मजबूती से रोक सकते हैं, उनको आसानी से कमजोर कर सकते हैं। गठबंधन केवल एक दल नहीं तय कर सकता कि होगा, तो जिसको जिसको गठबंधन में रहना है उसको तय करना होता है। अब गठबंधन में किन शर्तों पे लोग अड़ जाएंगे अगर किसी चीज पे, क्योंकि गठबंधन जब भी होता है तो किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है, लेकिन गठबंधन से मकसद जो एक होता है, जिसलिए गठबंधन होता है, वो मकसद जरूर पूरा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर गठबंधन में अपना अपना मकसद देखेंगे तो गठबंधन मुश्किल हो जाता है। जब गठबंधन समाज के लिए और जिन लोगों को रोकना है उनके लिए अगर आप करते हैं तो गठबंधन आसानी से हो सकता है। नोटबंदी के निर्णय को आप कितना उचित मानते हैं और क्या फर्क पड़ा है यहाँ पे, जो उनका भाजपा कहना है कि बहुत भ्रष्टाचार घटेगा, तो किसानों को और सैनिकों को बॉर्डर पे बड़ा लाभ मिलेगा, तो कैसे देखते हैं? ये मैं उस पर केवल एक चीज कह सकता हूँ, हमने अखबार में, टीवी में और गूगल पे भी सर्च करके, नेट पर भी, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई अर्थशास्त्री ऐसा हो जिसने भारत की नोटबंदी पर ये कहा हो कि ये सही फैसला है। तो जब दुनिया का कोई अर्थशास्त्री ये नहीं मानने को तैयार है कि ये फैसला अच्छा है, तो ये फैसला कैसे अच्छा हो सकता है? आप काले धन के नाम पर आपने नोटबंदी कर दी, पैसा आरबीआई के पास कितना आ गया, काला धन कहां है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दे रहे हैं। लाइन पे कितने लोग मर गए, इस पर बहस नहीं हो रही है कि वो क्यों मर गए, ऐसी क्या स्थिति थी, कितने लोगों के यहाँ शादियां रुक गईं, कितने गरीब परिवार बेघर हो गए, कितने जो बीमार थे वो मर गए नोटबंदी को लेकर के। मुझे नहीं लगता कि नोटबंदी से आपने केवल पूरे देश को लाइन में लगाया। जब सब जगह से फेल होने लगे तो इन्होंने नोटबंदी कर दी। समाजवादी पार्टी किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? नोटबंदी, अगली सरकार के आपके 4.5 साल या मोदी के 2.5 साल? देखिए, हम समाजवादी पार्टी सबसे पहले जाएगी डेवलपमेंट के नाम पर, और दूसरा मुद्दा जरूर होगा कि जिन लोगों ने 2014 में पूरे देश को, खासतौर से उत्तर प्रदेश को गुमराह करके, झूठ बोलकर इतनी बड़ी जीत जीती है और फिर कुछ भी नहीं किया उसके बदले में कर क्या रहे हैं? जो वादे किए थे उस पर कभी बात नहीं करते, कभी लव जिहाद पर देश को भ्रमित करते हैं, कभी घर वापसी पर करते हैं, कभी जात बांटते हैं, कभी धर्म बांटते हैं, कभी नोटबंदी कर देते हैं। तो ये तो कभी मुद्दे उनके थे नहीं, जो मुद्दे थे वो जुमले हो गए। तो हम लोग इन पर जरूर बात करेंगे। आपकी लड़ाई किससे है, बसपा भाजपा? एक तरफ तो बसपा है जो जात की बात करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति में आप जात की बात नहीं कर सकते, लेकिन जात की बात करना, सोशल इंजीनियरिंग पर हमने अखबार और टीवी में भी देखा कि जिस प्रत्याशी को दिया गया उसकी जात लिखी गई। एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो पत्थर की बात करती हैं, जो जात की बात करती हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो इस देश का सपना जो गांधी जी ने देखा, लोहिया जी ने देखा, तो हम लोग जो समाजवादी आंदोलन है, समाजवादी विचारधारा है, उसके तहत राजनीति कर रहे हैं और उसी के तहत इस पूरे समाजवाद को पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ले जाना चाहते हैं। ये सही है, कहीं बसपा लड़ेगी, कहीं भाजपा लड़ेगी, लेकिन हम दोनों को रोकने में सक्षम हैं। लेकिन बीएसपी तो कहती है कि ज्यादातर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं, जिससे कि 2 धर्मों का ध्रुवीकरण होता रहा आपस में। मुझे लगता है कि कहने को तो राजनीति में कुछ भी कोई कह दे। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने खत्म किया तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने खत्म किया। जो कह रहे हैं कि हम मिले हैं, उन्होंने तो मिलकर 3-3 बार सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जी का प्रचार करने गुजरात गई,
गोधरा के बाद उन्होंने कहा कि देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में से नरेंद्र भाई मोदी जी मुख्यमंत्री हैं। तो अगर हम इतिहास में जाएं या पीछे जाएं, क्योंकि हम जब आगे चलते रहते हैं तो ये बयान उस तरीके के लोग देते हैं, उनको लगता है कि पीछे जो छूट गया है उसको कोई नहीं देख रहा है। गोधरा कांड से पूरा देश हिल गया, पूरी दुनिया में उसकी निंदा हुई कि जहां एकता टूटने का सवाल था, जहां भारतीय संविधान पर सवाल खड़ा हुआ, उस पर आप प्रमाण पत्र दे आई कि नरेंद्र भाई मोदी देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बिहार में एक आरक्षण बम फूटा था चुनाव के ऐन पहले। अभी हाल में स्टेटमेंट दिया है मनमोहन वैद्य हैं, आरएसएस के प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने भी आरक्षण लेके कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, मैं जितना आरएसएस को मैं समझ सकता हूं या जितना मैंने उनको देखा है या मैं महसूस करता हूं, ये जो आरएसएस के लोग हैं ये कभी नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े, जो गरीब हैं वो तरक्की करें। अब कभी कभी मैं देखता हूं उसी विचारधारा के लोग निकले, महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाते, कहते हैं हम स्वच्छ अभियान गांधी जी के सपने को पूरा करेंगे। आप अगर गांधी जी के सपने को पूरा कर रहे हैं, गांधी जी को मानते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नाथूराम गोडसे क्रांतिकारी थे, वो शहीद हुए? तो ये तो आरएसएस के लोग तय करें ना कि वो देश को तोड़ना चाहते हैं या देश को मजबूत करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं या समाज को कमजोर करना चाहते हैं। ये बिल्कुल उसी मानसिकता के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित ये कभी भी तरक्की करे, इनके बच्चे तरक्की करें। ये चाहते हैं कि वो जैसे थे वैसे ही बने रहें, इसलिए आरक्षण का ये विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है आपस की, वो अब खत्म आई जाए, हैप्पी एंडिंग? क्योंकि कई बार ऐसा लगा कि खत्म हो गई है, फिर उभर आई, अब लग रहा है कि अब शायद खत्म है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आयोग ने माना कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलेगी, चुनाव चिन्ह उनको दिया है, नेताजी को संरक्षक माना है। तो नेताजी तो हम सब लोगों के नेता हैं, उनकी खड़ी हुई पार्टी है, उनका चुनाव निशान है, उनका आंदोलन है, उन्हीं के सिद्धांतों पर, उन्हीं के बताए रास्तों पर माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उन्हीं के सिद्धांतों को, उन्हीं के कार्यक्रमों को आगे ले जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नेताजी के सिद्धांतों, उनके कार्यक्रमों को हम लोग पूरे देश में ले जाने का काम करेंगे। एक बार आप पहले पार्टी से निकाले गए तो एमएलसी हो गए, इस बार निकाले गए तो आप कई नेताजी और अखिलेश जी के बीच के सेतु बन गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि निकालने से आपका या आपकी युवा ब्रिगेड को बहुत फायदा मिल जाता है? नहीं, देखिए पहला सवाल तो ये है कि नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में कोई सेतु नहीं हो सकता। उनके रिश्ते ऐसे हैं और उनको लोगों को सुनने वाला मैं ये कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि जो लड़ाई माननीय अखिलेश जी ने लड़ी है, जो मैंने पहले भी कहा कि पार्टी का भी परसेप्शन बदला है उनके नेतृत्व से और सरकार का भी बदला। तो एक जो अंदरूनी झगड़ा था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिनको जनता नहीं पसंद कर रही है हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नए लोगों के साथ, नई उम्मीद के साथ और समाजवादी पार्टी की जो सोच, जो नेताजी के कार्यक्रम थे, हम उनको लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का पार्टी से बाहर और अंदर उस लड़ाई का हिस्सा था। हम लोग कभी दिल दिमाग से पार्टी से ना कभी बाहर गए हैं ना कभी बाहर जा सकते हैं। तो ये माना जाए कि अब की जो आगे टिकट बटेंगे उसमें कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी नहीं होगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा हो जिसको जनता न पसंद करे और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना दे, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं होगा। तो सुनील जी से बात जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले चुनाव में मैं साथ था आपके, पूरा चुनाव मैंने आपके साथ देखा, अखिलेश जी के साथ भी देखा। इस बार का चुनाव बहुत अलग होगा, तो टेक्नोलॉजी के बारे में कितना आप तैयार हैं? आपकी तो युवा ब्रिगेड भी साथ में है, आप लोगों के हाथ में चुनाव है पूरा। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का प्रयोग 2012 में सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, उसकी नकल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने की, और मुझे लगता है कि हम लोग बूथ पर बहुत मजबूत हैं। हमारा संगठन जिले पर, विधानसभा पर, बूथ पर सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां सवाल टेक्नोलॉजी का है
समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया में, ग्राउंड पर, जमीन पर हम सबसे बेहतर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सबसे बेहतर हमारे पास चेहरा है, सबसे बेहतर आइडियोलॉजी है, सबसे बेहतर काम है, सबसे बेहतर मुद्दे हैं। तो जब काम सबसे बेहतर हैं, विचारधारा सबसे बेहतर है और हमारा नेता सबसे बेहतर है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी क्षेत्र में हम लोगों से बेहतर कोई चुनाव लड़े। जब विवाद हुआ था तो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें आपकी होर्डिंगों ने बड़ी चर्चा पाई थी। तो ये होर्डिंग की जो कंटेंट है, ये मतलब कैसे खुद लिखे या कहीं क्या है, बड़ी चर्चा में थे उसमें। अगर हमारी पूरी उठा के अगर आप देखेंगे तो परिस्थितियों के हिसाब से मैंने होर्डिंग लगाई थी, और मेरी होर्डिंग में शुरू से इस बात को मैंने फोकस किया कि पार्टी नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी के पास जाना चाहिए और नेताजी के आशीर्वाद से जाना चाहिए, नेताजी के सहयोग से जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उस पर हमारा कोई वर्कर, हमारा कोई साथी, कोई हताश ना हो, निराश ना हो, और उसको आरएसएस के लोग और दूसरे दलों के लोग ये गुमराह न करें कि आपकी पार्टी टूट रही है या नेताजी से झगड़ा है। तो उसको साफ करने के लिए हमने उसका प्रयोग किया, सोशल मीडिया का प्रयोग किया, क्योंकि झगड़ा नेताजी का और माननीय अखिलेश यादव जी का नहीं था। झगड़ा थोड़ा सा कुछ लोगों को लेकर के था। कुछ ऐसे लोग नेताजी के इर्द गिर्द आ गए थे जो समाजवादी आंदोलन को कमजोर कर रहे थे, नेताजी की नीतियों को कमजोर कर रहे थे और सांप्रदायिक ताकतों को मजबूती दे रहे थे। तो नेताजी ने शायद उन लोगों को समझ नहीं पाए, लेकिन माननीय अखिलेश जी जरूर समझ गए और उन्होंने नेताजी से भी कहा, मंच के माध्यम से, व्यक्तिगत भी, कि आपकी पार्टी के खिलाफ, आपके खिलाफ, आपकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई साजिश करेगा तो मैं उनसे लड़ूंगा, मानूंगा नहीं और लड़ता रहूंगा, और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक उनको निकाल के बाहर नहीं कर लूंगा। मुझे लगता है कि उस पर जनता के आशीर्वाद से, सभी पार्टी के नेताओं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी सफल हुए। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लाने की स्थिति में है? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में, और पूर्ण बहुमत भी 2012 से अधिक। अब की माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, जो वादा किया था उसको पूरा किया है। अब नए वादे के साथ कि हम नया उत्तर प्रदेश कैसा चाहते हैं, अभी हमारा घोषणा पत्र आ जाएगा, उसके साथ जब हम जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2012 से ज्यादा बहुमत माननीय अखिलेश यादव जी को 2017 में देगी। सुनील जी, आपका नाम सुनील साजन कैसे पड़ा? शादी के पहले पड़ा या शादी के बाद पड़ा? आपकी पत्नी ने दिया कि किसी और ने दिया, कैसे पड़ा ये? हम लोग जब छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे 99 में, तो जब हमने नामांकन किया तो कई साथियों ने नामांकन कर दिया। तो मैंने अपने चुनाव अधिकारी से पूछा कि हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्योंकि उसमें सुनील फर्स्ट, सुनील सेकेंड, सुनील थर्ड, तो उनका कोई अपना उपनाम लिख लो। तो मैंने एफिडेविट बनवाने अपने 2 साथियों को भेजा और मैंने कहा कुछ भी उपनाम लिख लाना, सोनू, मोनू, जो भी छात्र, क्योंकि लखनऊ की छात्र राजनीति में उपनाम बहुत चलता है। तो जब वो एफिडेविट लेके आए जिस दिन नामांकन करना था, तो मैंने देखा कि एफिडेविट में लिखा है मैं सुनील कुमार सिंह उर्फ सुनील सिंह साजन। तो मुझे अभी भी वो लाइन याद है, हालांकि मैं कैसे कहूं कि मैंने कहा कि मुझे साजन और सजनी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन फिर उस नाम से मुझे लड़ना पड़ा। फिर जब जीते तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये नाम खत्म, आज के बाद मैं सुनील रहूंगा। लेकिन जब जश्न मना के रात में सोए और जब सुबह अखबार पढ़े तो उसमें लिखा था कि केकेवी के उपाध्यक्ष बने साजन। तो ये कोई नाम ना पत्नी ने दिया है ना किसी मेरे दोस्त ने दिया, ये चुनाव ने दिया है और राजनीति ने दिया, मैं ये कह सकता हूँ। घर में सबके कोई नाम होते हैं, पत्नी पति को कहती है, तो आपकी पत्नी को तो दिक्कत होती है, नाम तो मिलेगा उनको? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अभी ऐसे परिवेश में हैं, गांव से निकले लोग हैं, अभी भी पत्नियां नाम लेती नहीं हैं। तो वो तो मुझे मेरे बेटे के नाम से बुलाती हैं। तो उनको आसान मिल गया होगा, नाम अच्छा मिल गया, नाम भी नहीं लेना है पति का और नाम भी अच्छा मिल गया उनको लेने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या आप इस नाम को पर्टिकुलर एक चीज से जोड़ रहे हैं। फिर मैंने गूगल में पढ़ा भी साजन का मतलब क्या होता है। साजन का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आपकी पत्नी आपको कह सकती है या आपकी प्रेमिका आपको कह सकती है। मुझे लगता है साजन का मतलब होता है आप जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और आपको उसकी
आदतें सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं, उसको आप साजन कह सकते हो। आप अपने दोस्त को भी साजन कह सकते हो। हालांकि इसको आप मेरी सफाई मानेंगे, लेकिन मैंने जो साजन की परिभाषा पढ़ी वो जो पिक्चरों में और गानों में और जो समाज में है उसको बहुत सीमित किया गया है। मुझे लगता है साजन का मतलब बहुत बड़ा होता है। एक आखिरी सवाल, नेपाल में आपने बहुत काम किया है। जब नेपाल में भूकंप आया था तो आपकी एक टीम गई थी जिसका नेतृत्व आपने किया था। आपने चूंकि भूकंप में और दैवीय आपदा पे किताब भी लिखी है, तो क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि ये होनी को तो नहीं टाल सकता कोई, लेकिन होने के बाद चीज़ों को जल्दी रिकवर किया जाए? भूकंप आने के 2 घंटे बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत की सामग्री और राहत की चीजें नेपाल भेजना शुरू कर दिया। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से भी लोग वहां जाने चाहिए, तब मुझको आश्चर्य भी हुआ कि हमारा नेता इतने बड़े मन का है और इतना बड़ा विजन है। और हमें सौभाग्य मिला कि हमको नेपाल में उन लोगों के बीच जाने का मौका मिला। क्योंकि मैं ये कह सकता हूं, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है, हम लोग कई ऐसे गांव में गए जहां लोग भूकंप से कम मरे थे, लेकिन अगर वहां सामग्री नहीं पहुंचती, हम लोग नहीं पहुंचते, तो हो सकता है कि उससे ज्यादा दुर्घटनाएं वहां हो जाती। जो मन में एक फौजी है, उसके साथ नेपाल में हम लोगों को जीने को मिला। नेपाल में उनके साथ रह करके उनकी मदद करने का मौका जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, जो पार्टी ने दिया, तो मैं ये केवल कह सकता हूं कि आपदा कभी भी आ सकती है, लेकिन आपदा के लिए हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम लोगों को हमेशा गंभीर रहना चाहिए। उसी तरीके से, जागरूकता से ही हम आपदा से बेहतर तरीके से निकल सकते हैं। तो ये थे सुनील यादव जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, जो कि एक फौजी बनते बनते अखिलेश की फौज बन गए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ।